हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जनरल एनालिसिस। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या कुतुब मीनार के आसपास या कुतुब मीनार के पास जहाँ पे ये भी है, क्या यहाँ पहले कोई हिंदू मंदिर था या फिर क्या इसके कोई साक्ष्य हैं। तो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें सवाल उठाया गया है कि कुतुब मीनार या फिर विष्णु स्तंभ। मेनली जो आज का करता है उनका कहना है कि जो अभी जहाँ पे कुतुब मीनार है या फिर उसके आसपास का एरिया जहाँ पे कुव्वत इस्लाम मस्जिद है, वहाँ पे हो सकता है कि हिंदू मंदिर के कुछ साक्ष्य हों। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त लगवाई है कि वहाँ पे उसकी साक्ष्य की जांच किया जाए। लेकिन यदि प्रैक्टिकली इसे देखा जाए तो ये पॉसिबल होना उतना नहीं लगता है, क्योंकि ये एक आर्कोलॉजिकल साइट है और हमें आर्कोलॉजिकल साइट को प्रिजर्व भी करना है, तो वहाँ पे उसकी तोड़ फोड़ करके जांच तो नहीं की जा सकती है। इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट में पेश किया था। उसमें से मेनली कहा गया है कि अभी उसके पास कोई एविडेंस ऐसा है नहीं कि वहाँ पे वो हिंदू मंदिर हो सकता है, और ये सच भी है। यदि वहाँ पे अभी वैसे हम लोग देखें, यदि हिस्ट्री के बारे में यदि हम लोग कुछ ज्ञान यदि पाते हैं तो या तो लिखा हुआ है या फिर कहीं छपा हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में तो कुछ ऐसा कुछ लिखित हमें दस्तावेज मालूम नहीं है, और ना ही हमें कुछ ऐसे चिन्ह वगैरह मालूम है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ वहाँ पे कोई हिंदू मंदिर था। थोड़ा हम लोग कुतुब मीनार के बारे में जान लेते हैं। कुतुब मीनार की टोटल ऊंचाई 72 मीटर है, और इसको बनाने का काम तो शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको पूरा नहीं करवा पाया था, क्योंकि उसका मौत घोड़े से गिरकर पोलो खेलने के दौरान हो गया था। फिर उसके इस काम को पूरा किया था उसके दामाद और गुलाम वंश के नेक्स्ट रूलर इल्तुतमिश ने करवाया था। हाँ, आराम शाह इसके बीच में आए थे, लेकिन आराम शाह कुछ थोड़े से टेन्योर के लिए थे। उसके बाद गुलाम वंश में और भी कुछ अच्छे शासक हुए हैं, जैसे रजिया सुल्तान जो 1236 से 1240 तक रही थी, फिर बलबन भी हुए थे। यदि आप कुतुब मीनार परिसर में जाते हैं तो आपको तीन चीज़ मिलेगा। एक तो कुतुब मीनार, दूसरा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और तीसरा एक लोह स्तंभ। ये लोह स्तंभ के बारे में हम लोग सब जानते हैं। ये लोह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उन्होंने लगवाया था। उसका यहाँ पे स्क्रिप्चर भी यहाँ पे इसने लिखवाया रखा है। यदि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि 1191 और 1192 में बैटल ऑफ तराइन हुआ था। तो उस समय मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जब हरा दिया, तो उसके बाद जब उन्होंने दिल्ली पे अपना शासन शुरुआत किया, गुलाम वंश का स्थापना की 1206 में, तो फिर वहाँ पे उन्होंने, वैसे मोहम्मद गौरी ने भारत पे रूल तो नहीं किया, वो यहाँ पे युद्ध जीत के फिर वापस चले गए, लेकिन उन्होंने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे छोड़ दिया। यदि गुलाम की बात किया जाए तो गुलाम, जैसे हम लोग सोचते हैं कि गुलाम कोई ऐसा हो जो नौकर हो, हमारी बात सुनता हो, लेकिन वहाँ उस समय के गुलाम की मतलब होता था कि जैसे कि एक उसका सेनापति या फिर एक उसका एक राइट हैंड वगैरह मान लीजिए, उस टाइप का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उन्होंने दिल्ली पे गुलाम वंश की स्थापना किया। और जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद यहाँ पे कैसे बना या इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में लोगों को उतना तो नहीं जानकारी है, लेकिन लोग ये मानते हैं कि जब मोहम्मद गौरी ने भारत पे आक्रमण किया, तो ये मोहम्मद गौरी का आक्रमण जो था वो एक पहला ऐसा मुस्लिम शासक का था जो यहाँ पे रहने के लिए विचार करके आया था। उससे पहले मोहम्मद गजनवी ने भी भारत पे आक्रमण किया था 17 बार, लेकिन वो हर बार यहाँ पे आक्रमण करके लूट के फिर वापस चले गए थे। तो मोहम्मद गौरी एक ऐसा रूलर था जिन्होंने विचार किया था कि वो इस क्षेत्र पे रूल करेंगे, इसलिए उन्होंने अपने गुलाम को यहाँ पे छोड़ दिया और वो वापस लौट गए थे। तो इस तरह से माना जाता है कि जब यहाँ पे कुछ मुस्लिम लोग आए तो उन्हें अपने धार्मिक रिचुअल वगैरह को मानने के लिए यहाँ पे कुछ मोन्यूमेंट की ज़रूरत थी, कुछ जगह की ज़रूरत था, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ पहले से मौजूद जो अवशेष थे उन्हें थोड़ा सा रिफॉर्म करके फिर वहाँ पे कुछ मस्जिद वगैरह का निर्माण किया। लेकिन ये इसमें क्या सच्चाई है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, इसी तरह का एग्जाम्पल हम लोग एक और देखते हैं, और वो 2.5 दिन का झोपड़ा है। हम लोग जानते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, और इसके बारे में देखा जाए तो इसमें तो कुछ एविडेंस भी है कि इसमें इसके दीवारों में जो कुछ कविताएं लिखी है वो चंद्रवरदाई की लिखी हुई कविताएं हैं। यदि आप इसके टाइमिंग को गौर करोगे तो ये 1191 और 1192 का टाइम है, और उस समय अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का रूलिंग था, और पृथ्वीराज चौहान के एक हिंदू शासक था। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इतने जल्दी यहाँ पे कोई मस्जिद का निर्माण कराना पॉसिबल तो नहीं है। और यदि आप इसको देख पाओ तो इसके कुछ गुंबद वगैरह जो मस्जिद वगैरह में आमतौर पर पाए जाते हैं, उसका इस तरह की कोई संरचना भी नहीं है। मैंने माना जाता था कि ये एक स्कूल था जहाँ बच्चे पढ़ाई करते थे। वैसे देखा जाए तो इस 2.5 दिन का झोपड़े को बनाने का मोहम्मद गौरी को जरूरत क्यों पड़ा, तो हम लोग देखेंगे कि जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करने का सोचा तो वो मेनली अफगानिस्तान साइड से आ रहे थे। तो उन्हें जब यहाँ वेस्टर्न साइड में जब आए, इंडिया के वेस्टर्न साइड पे, और यहाँ पे उन्हें एडवांस मिल गया थोड़ा सा, तो वो राजस्थान में कोई ऐसा गढ़ चाहते थे जहाँ पे वो थोड़ा सा ठहर सके, उनके सैनिक वगैरह विश्राम कर सके। तो उन्होंने अजमेर को एक ऐसा जगह चूज किया जहाँ पे वो ठहर सकते थे। अब थोड़ा बात कर लिया जाए फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के बारे में। यदि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के बारे में बात किया जाए तो ये 1191 में हुआ था, और इस बैटल में ये बैटल मेनली पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीत हासिल करी थी। लेकिन जस्ट उसके अगले साल 1192 में
बैटल ऑफ तराइन सेकंड हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और यदि बात किया जाए एनालिसिस के बारे में, तो हमें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे पूर्ण भरोसा है। और अभी तो फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई हिंदू मंदिर था या कोई उसका स्ट्रक्चर है। लेकिन हाँ, यदि आगे इस पे बारे में कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।